सभी के कहने पर शिव रुकने की हामी भर देता है। वही शिवी अब गुस्से में उठती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ये देख सभी एक दूसरे को देखते हैं। वही शिव के चेहरे पर एक तिरछी से स्माइल आ जाती है। वहीं आन्या शिवी को देख मन में बोलती है, हाय ये गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ तीनों महापुरुष अपना डिनर कर रहे थे जब किसी की आवाज सुनते हैं तो सभी डोर की तरफ देखते हैं। सामने डोर पर एक लड़की जिसकी उम्र यही 27 साल के लगभग थी, देखने में बेहद ही खूबसूरत। उसने इस समय बॉडी पर एक वन पीस ड्रेस डाला हुआ था। इसका नाम था निया। वो अंदर आते हुए ही दौड़ते हुए जाकर आदित्य के गले लग जाती है। ये देख अर्जुन बोलता है, लो हो गया बवाल, आफत की पुड़िया को पता चल गया कि यह यहाँ पर आया है। तभी वीर बोलता है, इसे पता कैसे चला। ये बोल वो अर्जुन को घूरने लगता है तो अर्जुन खुद को बचाते हुए, यार मैं तो इससे मिल भी नहीं पाया। वही आदित्य निया के ऐसे चिपकने से उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है, निया तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मुझसे ऐसे चिपक रही हो। ये सुन निया बोलती है, मुझे भी पता है मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, इसलिए तो मैं तुमसे गले लग रही हूँ। और यानी कि मेरा गैस सही था, तुम हॉस्पिटल आए थे ना। ये सुनते ही वीर और आदित्य एक दूसरे को देखते हैं तो निया बोलती है, याद है तुम्हें, तुम्हारी किसी से टक्कर हुई थी, मैं थी। ये सुन आदित्य उसे अपनी गोद से दूर कर बिना देखे बेफिक्रे से अपना डिनर खाते हुए बोलता है, मैं हर किसी को याद रखूं, यह जरूरी तो नहीं। मेरी लाइफ में न जाने कितनी लड़की आई है और चली गई, मुझे तो उनका नाम तक नहीं पता, तो वजूद का क्या ही पता रहेगा। ये सुनते ही सभी के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वो गुस्से में बोलती है, आदित्य। ये सुनते ही आदित्य उसे घूरते हुए बोलता है, मिस्टर राजवंश। आदित्य, मुझे मेरे करीबी लोग ही बोलते हैं और तुम मेरी कोई करीबी नहीं हो। ये सुनते ही निया गुस्से में बोलती है, आदित्य तुम भूल गए हो, हमारा और तुम्हारा भी एक रिलेशन था। ये सुन आदित्य उसे बोरियत से देखते हुए, रिलेशन था है नहीं। तुमने चाहा वन नाइट स्टैंड करना, मुझे भी जरूरत थी तो मैं तुम्हें चाहा, उसके बाद हमारा रास्ता अलग था। ये सुन निया गुस्से में, पर मैं वो वन नाइट स्टैंड नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारी लाइफ में चाहती थी। उसके बाद तुम तो यहाँ से छोड़कर चले गए और मुझे इस अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। ये सुनते ही वीर और आदित्य दोनों ही अर्जुन को बहुत बुरी तरह से घूरते हैं, जो अपना सर खुजलाते हुए धीरे से उठने को होता है कि वीर उसका हाथ पकड़ वहीं पर बैठा देता है। तभी निया बोलती है, देखो ना आदित्य, लुक एट मी, मेरे में कमी क्या है। आज तुम इतने साल के बाद दिख रहे हो, कई बार तुम यहाँ पर आए और चले गए और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होने दिए। वो इससे ज्यादा कुछ बोल पाती है कि आदित्य बोलता है, मिस निया ओबरॉय, भूलो मत, तुम्हारा और मेरा रिश्ता था तो सिर्फ तुम्हारे के वजह से, जो वह भी खत्म हो चुका है। तो मेरे हिसाब से तुम जितना मुझसे दूर रहो यह अच्छा है। ये बोल वह अपना डिनर छोड़ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। ये सुनते ही निया गुस्से में बोली, आदित्य तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा ना जाने कितने साल से इंतजार कर रही हूँ। ये कह उसके पीछे जाने को होती है। तभी वीर उसके आगे आते हुए बोला, निया अपना पागलपन अपने घर पर दिखाना, अभी तुम यहाँ से जाओ। ये बोल कुछ कहने को होता है कि निया उसे उंगली दिखाते हुए, मिस्टर वीर, सिर्फ तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हो रहा है, तुम ही हो जो हमेशा मेरे और आदित्य के बीच का कांटा हो। ये बोल वीर कुछ जवाब देत कि वह सीढ़ियों से चढ़ते हुए वह आदित्य के पीछे चली जाती है। ये देख अर्जुन बोलता है, यार मुझे नहीं पता था कि यह इतने साल से इतनी ज्यादा सनकी हो गई है। ये सुन वीर उसे घूरते हुए, क्योंकि उसे आदित्य के चेहरे से साफ रिजेक्शन दिख रही है और यह होना ही था, और इसके सबसे बड़े गुनहगार तुम हो। ये सुन अर्जुन कुछ बोलने को होता है कि वीर सीढ़ियों से चढ़ ऊपर जाता है।
वही अर्जुन मुंह बनाते हुए, साला भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, अगर मैंने उसे पट्टी न पढ़ाया होता तो वह अब तक इंडिया में जाकर आदित्य के सर पर तांडव कर चुकी होती। वो तो मैं था जो उसे यहाँ पर रोक रखा। ये बोल वह भी वीर के पीछे चला जाता है। वही आदित्य जो अपने कमरे में पहुंच अपने शर्ट को रिमूव कर बिस्तर पर रखता ही है। तभी किसी का कॉल आता है। आदित्य उसे जैसे ही रिसीव करने के लिए फोन उठाता है, वैसे ही पीछे से निया उसके फोन को छीन बिस्तर पर फेंक देती है। पीछे से जाकर उसके शर्टलेस सीने पर पीछे से अपनी पकड़ बना लेती है और उसे कसकर पकड़ते हुए बोलती है, आदित्य, आई नो कि मेरी वजह से तुम्हारे और भाई का रिश्ता बिगड़ा है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मुझसे इतनी बेरुखी दिखाओ। ये बोल वह आदित्य के पीठ पर किस करने लगती है। आदित्य अपनी आंखें कसकर बंद कर मुट्ठी भींचते हुए वह उसका हाथ अपने सीने से हटाकर उसे खुद के सामने कर जैसे ही कुछ बोलने को होता है, निया उसे वैसे ही बिना कोई वक्त गवाए वह आदित्य की एकदम करीब आकर और उसके गर्दन और सीने पर किस करने लगती है। शायद उसे कहीं ना कहीं पता था कि आदित्य इन सब चीजों का एडिक्ट है। किसी भी औरत का उसके पास आना और उसे सेड्यूस करना आदित्य रेजिस्ट नहीं कर पाता था। इसी वजह से वह बात से ज्यादा वह अपनी हरकत से आदित्य को अपने बस में करना चाहती थी। शायद वैसे ही जैसे उसने पहली बार आदित्य को किया था। निया ओबरॉय यानी कि शिवांश ओबराय की इकलौती बहन थी। शिवांश और आदित्य में लंदन में दोस्ती हुई थी। दोनों की दोस्ती ठीक थी, साथ में बिजनेस भी करना शुरू किए थे। पर निया उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। पसंद के साथ साथ वह आदित्य की वाइफ बनना चाहती थी, पर इस बात से अनजान आदित्य का खबर नहीं थी। वो उसके बेहद करीब जाने की हर मुमकिन कोशिश करती। वही वीर को जब इस बात का एहसास होता है तो वह निया को वार्निंग देता है और बोलता है, आदित्य तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। क्योंकि वह जानता था कि आदित्य भले ही आन्या से उस समय नफरत करता था, पर वह आन्या के अलावा कभी किसी से शादी नहीं कर सकता था। उसकी मजबूरी थी कि वह लड़कियों का एडिक्ट था और वह उन्हीं लड़कियों के पास जाता था जो अपनी मर्जी से आती थी। उस समय निया को रोकने के लिए उसने साफ मना किया, ना कि तुम्हारे हरकत से आदित्य और शिवांश के बीच का रिश्ता भी बिगाड़ सकता है, पर निया को इससे कोई मतलब नहीं था। वह आदित्य को जानती थी कि वह एक प्लेबॉय है। उसे ऐसा लगा कि वह अगर आदित्य के करीब जाएगी तो शायद आदित्य उसे अपना लेगा। पर आदित्य एक एडिक्ट था, उसे हर किसी की जरूरत थी, पर वो कभी भी निया को खुद के करीब इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि कुछ भी हो वह शिवांश की बहन थी। लेकिन निया ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी थी और इस जोर में उसने जब आदित्य को एक दिन एक पार्टी में बेहद नशे में पाया तो बस वह उसके कमरे में जा पहुंचती है। जब आदित्य शॉवर के नीचे खड़ा होता है तभी उसे अपनी पीठ पर किसी का हाथ फील होता है। आदित्य जब सामने निया को देखता है और वो उसे खुद से दूर करता है, पर निया उससे दूर नहीं होती। वो उसके बेहद करीब चली जाती है। धीरे धीरे वह आदित्य को सीने पर गदेन पर किसकर उसे पूरी तरह से सेड्यूस करने लगती है। आदित्य नशे और अपनी फिजिकल नीड की वजह से वह ज्यादा निया को दूर नहीं कर पाता। कुछ देर बाद ही आदित्य भी खुद को नहीं रोकता और दोनों ही एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। पर अगले ही दिन जब आदित्य की आंख खुलती है और निया को अपने बगल में बिना कपड़ों के देखता है तो वह अपना सिर पकड़ लेता है। वही निया जब आंखें खोल आदित्य को देखता है तो वो बेहद खुश होकर आदित्य के गले लग जाती है। पर आदित्य उसे खुद से दूर धकेलता है और खुद के कपड़े पहन बाहर निकल जाता है। इस बीच निया उससे मिलने की हर मुमकिन कोशिश करती है, पर वह नहीं मिलता। अब निया को भी एहसास हो गया था कि उसके करीबी भी आदित्य को उसके करीब नहीं ले जा पा रही है, तो अगले ही पल निया शिवांश को आदित्य के प्रति भड़काने की कोशिश करती है कि आदित्य ने उसके साथ जबरदस्ती की है।
शिवांश बात जानता था कि आदित्य प्ले बॉय है, पर उसे जब ये पता चलता है कि उसकी बहन के साथ उसने ये हरकत की है तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह गुस्से में जाता है और आदित्य के ऊपर हाथ उठा पाता, पर आदित्य शिवांश के इस चीज की उम्मीद ना जाने कितने दिन से कर रहा था। वो उसका हाथ झटकता है तो शिवांश बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ ऐसी हरकत करने की। ये सुन आदित्य उसे देख घूरते हुए बोला, जाकर अपनी बहन से पूछो, मैं उसके करीब नहीं गया था, वह मेरे करीब आई थी। ये सुन शिवांश गुस्से में उसका कॉलर पकड़ते हुए, एक लड़की एक लड़के के कैसे करीब जा सकती है, तुमने ही मेरी मासूम बहन को फंसाया है अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। ये सुन आदित्य उसका गुस्से में हाथ झटकते हुए, यदि ऐसा ही था तो जाकर अपनी बहन के बॉडी पर देखो, क्या उसके बॉडी पर ऐसा कुछ है जिससे ये लगे कि मैंने उसके साथ जबरदस्ती की है। ये सुन शिवांश चुप हो जाता है, क्योंकि निशान कुछ और ही बता रहे थे, जबरदस्ती के निशान कुछ और ही होते हैं। तभी शिवांश गुस्से में बोला, मैं कुछ नहीं जानता आदित्य, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो तुम्हें मेरी बहन की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुन आदित्य शिवांश को देखते हुए, मैं यह नहीं कर सकता। ये सुन शिवांश गुस्से में वही रखे पॉट को पटकते हुए, आदित्य भूलो मत, मैं ही था जो तुम्हें तुम्हारा बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ा मदद किया हूँ और तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन वीर आगे आते हुए बोला, शिवांश पहले बात सुनो। ये सुन शिवांश वीर को उंगली दिखाते हुए बोला, वीर अपने इस दोस्त को समझाओ, यदि मैं इसे मदद कर इतनी ऊंचाई पर पहुंचने की हिम्मत रखता हूं तो अगर मैं अपना हाथ खींच लूं तो इसे नीचे भी गिरा सकता हूं। ये बात आदित्य को चुभ सी जाती है। आदित्य को जब राघवेंद्र जी ने घर से बाहर निकाला था, क्योंकि तिलक ने उसके ड्रग्स और लड़कियों के साथ संबंध का वीडियो दिखाकर वह आदित्य को पूरे राजवंश फैमिली के नीचे गिराया था। तिलक ही वह इंसान था जो आदित्य को इस ड्रग्स का आदी बनाया था, क्योंकि वह आदित्य को पूरे राजवंश परिवार में इतना ज्यादा इज्जत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि राघवेंद्र जी की कही हुई बातें हमेशा पत्थर की लकीर होती थी और राघवेंद्र जी का झुकाव आदित्य की तरफ ज्यादा था, जिसके लिए तिलक हर मुमकिन कोशिश करता था आदित्य को सबकी नजर में गिराने का, और उसने ये काम करके कामयाब भी हो गया। उस समय राघवेंद्र जी जो बड़े ही वसूलों के पक्के थे, वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और वह तिलक की बातों में आते हुए आदित्य को घर से बाहर निकाल देते हैं। आदित्य जिसके ऊपर शिवी के गायब होने का इल्जाम विभा ने उस पर लगाया था, उसकी मां उसके वजूद पर सवाल उठाया था, ऊपर से रिधिमा का और कपूर फैमिली का अचानक एकदम से गायब हो जाना, उसके अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पर अगले ही पल दादाजी, जो इकलौते ऐसे इंसान थे जो उसके ऊपर हमेशा उसे ट्रस्ट किया था, उसे बचपन से लेकर, या ये कहा जाए मां के चले जाने पर और पृथ्वी की स्थिति ना ठीक होने के बाद भी राघवेंद्र जी ने उसे संभाला था। पर उसे इस तरह से घर से बाहर निकाल देना, यह बात उसके अंदर दर्द उमड़ा। उसका कोई नहीं है उसके माँ के अलावा, आंखों में अकेलापन और हर इंसान के लिए नफरत लिए वह उसी दिन उस घर से बाहर निकल जाता है। पर कुछ ही देर में उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है। वो देखता है तो उसे अंधेरे से वीर उसके पीछे आते हुए बोलता है, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है। ये सुन आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या किसी ने कुछ बोला जो तुम मेरे पीछे आ गए। ये सुन वीर उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, जहां तुम वहां मैं। ये सुन आदित्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि असल परिवार तो उसका ये था जो उसके हर सुख दुख पर उसका साथी था। तभी एक और आवाज आती है, और मुझे कहाँ छोड़कर जा रहे हो। दोनों उधर देखते हैं तो वहां पर अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देख आदित्य के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाते हैं। वो अर्जुन को देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अर्जुन एक जिद्दपन बचपना से बोलता है, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण, कहावत तुमने सुनी है ना।
नो नो नो, ये कहावत नहीं, ये सच्चाई है, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ये सुन आदित्य उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो विभा की अब कोई एक और अपने ऊपर इल्जाम नहीं चाहता था। उसके साफ मना करने के बाद भी अर्जुन नहीं मानता। अर्जुन ने क्लियर कह दिया अगर वो उसे लेकर नहीं गया तो वो कभी राजवंश परिवार में कदम नहीं रखेगा। आदित्य अच्छे से जानता था कि अर्जुन जिद्दी है, वो भोलेपन में कुछ भी कर जाए, पर यदि अपनी जिद पर आता था तो वह आदित्य की भी नहीं सुनता था। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। मात्र 18 या 19 साल की उम्र थी जब तीनों नहीं वह घर छोड़ा था। कई साल तक भटकते रहने के बाद वह एब्रॉड चले गए। वहां पर उन्हें शिवांश का साथ मिला। शिवांश जो उसे कॉलेज में मिला था। शिवांश का उसकी बहन निया के अलावा कोई नहीं था। सभी एक साथ रहते थे। आदित्य, वीर, अर्जुन तीनों ही पार्ट टाइम जॉब खाना बनाने का काम करते थे। मेहनत से अपनी पढ़ाई करते थे। हालांकि उन्हें खाना बनाने का मौका इतना आसान से नहीं मिला था। पहले वह एक वेटर का काम करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने खाना बनाना सीखा। उनके हाथों के खाने की तारीफ धीरे धीरे सभी को पसंद आने लगी। सभी को अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। शायद यही वजह था कि आज तीनों बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तीनों की ही पर्सनालिटी और उम्र के साथ साथ उनके चेहरे का एक अलग ही रुतबा होने लगा था। शरीर बेहद हैंडसम जो हर लड़कियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। वीर तो खुद को हमेशा कंट्रोल किया, पर शायद अर्जुन ने खुद को कंट्रोल नहीं किया क्योंकि फॉरेन में एक कल्चर ही होता था, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाओ फिर ब्रेकअप करके दूसरा बनाओ। शायद इसलिए वह हर लड़कियों के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय करता था। पर आदित्य की मर्जी ना होते हुए भी वह खुद को इस चीज में ढल चुका था क्योंकि अब ये चीज उसकी जरूरत थी, ना ही उसके पास इतना पैसा था कि वह किसी से ट्रीटमेंट करवा सकता था। उस समय कोई दवा थी। इस बीच वह इतना बड़ा आदमी बनना चाहता था ताकि उसके अंदर पावर हो, पैसा हो और वह शिवी को ढूंढ सके। पर अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई के साथ साथ और काम करने के साथ वह काफी पैसे भी इकट्ठा करता और यहाँ से वह सनाया के अकाउंट में भेजता ताकि वह वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। सनाया का उन सब के अलावा कोई नहीं था। सनाया को कॉलेज की ही गर्ल हॉस्टल में छोड़ उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए छोड़ दिए थे। इस बीच वह सनाया से हमेशा बात करते थे। बाकी किसी को नहीं पता था कि तीनों कहाँ गए। विभा की नफरत आदित्य के प्रति और बढ़ गई थी। एक तो उसकी बेटी गायब हो गई जिसका जिम्मेदार उसे लगता था कि उसकी माफिया माँ की वजह से है, और दूसरा उसका बेटा अर्जुन भी उसे छोड़कर चला गया। धीरे धीरे वह अपनी ग्रेजुएशन को पूरी कर लेते हैं। इस बीच आदित्य अपना पैशन डिजाइन्स बनाना, यह चीज वो हमेशा करता था। तभी उसे एक दिन शिवांश ने कहा कि उसके पिता ने जो संपत्ति छोड़ी है, क्यों ना वह मिलकर इस बिजनेस को शुरू करें। आइडिया बुरा भी नहीं था, सभी एकदम गहरे दोस्त हो गए थे। 3-4 साल की दोस्ती में सभी एक दूसरे पर इतना तो ट्रस्ट था। आदित्य ने पार्टनरशिप के जरिए इस बिजनेस को शुरू किया था। पैसा शिवांश ने लगाया था और दिमाग आदित्य का था। धीरे धीरे 1-2 साल में ही उनकी बिजनेस एक अच्छी खासी छोटी सी कंपनी में बदल गई थी। उनका काम लोगों को इतना पसंद आता था कि अगल बगल के एरिया उनको ऑर्डर देने लगे। धीरे धीरे उनकी कंपनी की पकड़ बढ़ती गई, पर इस बीच निया का बीच में आना उनकी दोस्ती में एक बहुत बड़ा दरार लाया था। शिवांश बस इतना चाहता था कि आदित्य निया को अपना ले, या ये कहा जाए कि वह तो खुश था कि अगर निया को आदित्य अपना लेता है तो ये अच्छी बात है क्योंकि वह आदित्य को अच्छे से जानता था कि वह कैसा है। पर आदित्य का ये साफ कहना कि वह निया को नहीं अपना सकता क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है, ये बात सुन शिवांश बौखला जाता है और वह अपने एहसानों की पोटली आदित्य के ऊपर दागने लगता है।
आदित्य को अब किसी और का एहसास सुन उसे बर्दाश्त नहीं होता। भले ही उसने अपने दादाजी की बात सुन ली थी क्योंकि यही एहसान शब्द दादाजी ने भी उसे पर दागा था, पर वह शिवांश की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह अलमीरा से अपने कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लाकर उसी के सामने फाड़कर उसे फेंकते हुए बोलता है, आज से मेरा और तुम्हारा इस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म। मैं समझूंगा किसी को अपनी डिजाइन्स दान दे दिया। अब तुम अपने इस कंपनी में खुश रहो और आज से मेरा और तुम्हारा सारा मतलब खत्म। नहीं, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान है। ये बोल आदित्य अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन, आदित्य, वीर तीनों नीचे आते हैं। शिवांश अभी भी वहीं पर खड़ा था। तभी आदित्य रुक कर बोलता है, यह मत सोचना कि मैं किसी के बिना सपोर्ट के खड़ा नहीं हो सकता। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, एक समय ऐसा आएगा कि तुम मेरे नीचे इतने दब जाओगे कि तुम्हारा कहीं आता पता नहीं होगा, और यह मुकाम मैं खुद से कमाऊंगा, किसी के एहसानों से नहीं। फिर वह वहां से कहीं और चले जाते हैं क्योंकि वह तीनों शिवांश के ही घर पर रहते थे। वहीं निया उन तीनों को जाते हुए देखती हैं तो गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। वह रोते हुए शिवांश के पास जाती है और बोलती है, भाई, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, आप प्लीज उसे लाइए ना। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शिवांश अपने उसे इकलौती बहन को अपने सीने से लगाए बोलता है, आखिर कहाँ जाएगा, रहेगा तो इसी देश में। एक न एक दिन तो उसे अपने सामने झुकाऊंगा, तुम चिंता मत करो। शिवांश को ये लगता था कि आदित्य की अब कोई भी शुरुआत यदि करेगा भी तो वो उसकी कंपनी से नीचे ही रहेगा। वो अपने पावर और अपने दम से वो आदित्य को झुका सकता था। पर शायद वह इस बात से अनजान था कि आदित्य का बाहर निकलना शायद नियति ने खेला था, जो उसकी पावर और दबदबा को इतना बढ़ाने वाला था कि उसे पूरी दुनिया डरने वाली थी, क्योंकि उसके अंदर अब ज्वालामुखी उसकी जिद और जुनून बन गया था। इस बीच वीर और अर्जुन ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। पिछले 3 साल तक उन सब का कहीं पता ही नहीं था, जैसे वह तीनों का नामो निशान ही खत्म हो गया था। यदि किसी को उनके होने का एहसास था तो वह सिर्फ सनाया को था। किसी को नहीं पता था कि इन तीनों का कोई अता पता नहीं था कि आखिर यह सभी गए कहाँ। शिवांश को भी अपने किए पर पछतावा था, पर फिर भी उसे लगता था कि उसने इतनी भी बड़ी कोई डिमांड नहीं की थी जिसको आदित्य पूरा न कर सके, और इसी वजह से वह आदित्य से गुस्सा और नफरत करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इन सब के बारे में सिर्फ सनाया को पता था। वह अपने कॉलेज के हॉस्टल में ही रहती थी। वह भी काफी खोई खोई और दुखी रहती थी। आदित्य के साथ और उसके साथ जो भी कुछ हुआ था वह उन्हीं यादों के साथ रहती थी। आदित्य के ड्रग्स में जब सनाया ने उसकी मदद की थी, उसके बाद वह सनाया के पास कभी नहीं गया, या ये कहा जाए उससे एक दूरी बना लिया था। सनाया भी उसके पास जाने की कोशिश नहीं करती थी, पर उसने ठान लिया था कि वह आदित्य की जिंदगी में जरूर जाएगी। वही एक दिन सनाया जब अपने कॉलेज से आ रही थी, तभी उसके सामने 2 शख्स ने उसे रोक लिया। ये देख एक पल के लिए सनाया सकपका जाती है। वह देखती है 2 जोड़ी आंखें उसे बुरी तरह से घूर रही थी। तभी सनाया बोलती है, रावी दी आप। ये सुनते ही रावी उसे घूर कर बोलती है, चलो हम कहीं कॉफी पीने चलते हैं। ये बात वह ऐसे टोन में बोली थी कि सनाया समझ गई कि जरूर कोई बात है, और कहीं ना कहीं वह जानती थी कि रावी क्यों आई है। रावी मोहन के साथ आई थी। दोनों ही कुछ दूर पर ही स्थित एक कॉफी एरिया पर जाते हैं और वहां बैठ जाते हैं। सनाया इस समय अपना लंच कर रही थी और दोनों ही उसे देखे जा रहे थे। तभी सनाया चिढ़कर बोलती है, रावी प्लीज, क्या बात है, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? आई रावी उसे आंखें छोटी कर, तुम ना ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सच सच बताओ, ये तीनों धोखेबाज कहाँ निकल गए हैं?
इतना साल हो गया है, अब तो बता कहाँ गए हैं सब। ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर तक हम साथ रहे, उसके बाद वह अचानक कहीं गायब से हो गए। सनाया बोलती है, पर मुझे सच में नहीं पता। ये सुन रावी बोलती है, अब ज्यादा तो भोली बनने की कोशिश मत करो। फिर हल्के नम आंखों से बोली, तुम तो कुछ नहीं बताओगी और वह सभी मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हें पता है उन सभी के साथ की वजह से आज हम दोनों एक साथ हैं। ये वो मोहन की तरफ देखकर बोलती है। अब हम शादी करना चाहते हैं और उन सभी का कोई अता पता ही नहीं है। ये सुन सनाया रावी को ऐसे देख नहीं पाती, तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आता है। सनाया जब उसे नंबर को देखते हैं तो वो हिचकिचाकर फोन काटने को होती है कि रावी उसका फोन छीन लेती है। कुछ सोचते हुए रावी फोन उठाती है तो उधर से अर्जुन का कॉल था। तुझे मैं पिछले 1 घंटा से कॉल कर रहा हूँ, फोन कहाँ रखती है। तभी रावी की गुस्से भरी आवाज अर्जुन को सुनाई देती है, चुपचाप तीनों के तीनों मुझे वीडियो कॉल पर आओ, नहीं तो जिस दिन तुम मेरे सामने मैं तुम्हारा खून करूंगी। अर्जुन चिल्लाते हुए बोला, चुड़ैल तू क्या कर रही है यहाँ पर। तभी रावी इस नंबर पर वीडियो कॉल लगाती है। वीडियो कॉल उठाते ही अर्जुन वीडियो के सामने आ जाता है और सभी रावी को देखते हैं, जो खुशी और नम आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, आदि वीर अर्जुन, क्या तुम सच में मुझे अपना दोस्त मानते भी थे या नहीं। सच सच बताओ, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि जो दोस्ती के कस्में वादे करते थे वो सच में हमें दोस्त नहीं समझते हैं। ये सुन आदित्य सामने आते हुए बोलता है, मोटी तू ये आंसू बहाना बंद कर। यह सुन और उसे देख रावी बोलती है, और ये तेरे चेहरे को क्या हो गया है, ये कैसा तू बाबा जी बना फिर रहा है। आदित्य के चेहरे पर दाढ़ी इस समय काफी ज्यादा बड़ी थी। तभी रावी रोते हुए बोलती है, तुम सब के बारे में मुझे पता चला कि दादाजी ने तुझे निकाल दिया था, पर क्या तुझे मैं नहीं दिखी। क्या मैं नहीं थी, या तुम सब मुझे भी उन सभी लोगों की तरह समझते थे। आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है बाबा, रो मत। जिंदगी के इस पल खुद को संभालना चाहता था। ये सुन रावी चिढ़ते हुए बोली, इस अर्जुन नालायक के साथ इससे तो बेटर मैं थी तेरे लिए। ये सुन अर्जुन गुस्से में चिल्लाते हुए, छिपकली ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। तभी आदित्य पीछे मोहन को चुपचाप उन सभी को देखते देख बोलता है, क्या हुआ इसे, इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का वास हो गया क्या, जो ऐसे देख रहा है जैसे हमें कभी देखा ही ना हो। ये सुनते ही मोहन कुछ बोलता, तभी रावी उसे गुस्से में मोहन को देखते हुए बोली, अब तुम ऐसे क्यों बैठे हो जैसे कोई मर गया हो, कुछ बात भी करोगे। ये सुन मोहन हकलाते हुए, यार मैं क्या बात करूं, ये कह सामने उन सभी को देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। ये देख वह रावी के पीछे छुपने लगता है, क्योंकि वह खुद ही इन तीनों से डरता था और आज तो सभी दाढ़ी मुझ पर ऐसे लग रहे थे कि उनका घूरना मोहन को ऊपर से नीचे तक डरा रहा था। वही मोहन को इस तरह खुद से डरते देख आदित्य और अर्जुन दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। वह मोहन का चेहरा याद कर कर हंसते हुए बिस्तर पर लोटपोट हो जाते हैं। वही वीर की भी हंसी छूट जाती है। कितने समय बाद आदित्य के चेहरे पर हंसी आई थी। आदित्य का ना हंसना तो अर्जुन की भी हंसी छीन गया था। पर मोहन को देख आदित्य खुद की हंसी कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाता था, क्योंकि वह उसे किसी मासूम बच्चे की तरह लगता था। वही उन हंसी देखा रावी और सनाया के भी चेहरे पर मुस्कान होती है। वही सनाया तो फोन में कब से बस एकटक आदित्य को देखे जा रही थी। जब यह चीज वीर देखता है तो उसे अपने दिल में एक दर्द सा होता है। पर अगले ही पल रावी थोड़ी गुस्से में बोलती है, तुम सबको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, एक तो इतने साल तक मुझे बिना बताए दूर रहे और अब यहाँ मेरे होने वाले हस्बैंड का तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। ये सुन अर्जुन बोलता है, मतलब तू इस गधे के लिए अभी भी सीरियस है। ये सुन रावी उसे घूरती है।
तो आदित्य बोलता है, हमें पता है ना साहिबा, तेरी शादी 1 हफ्ते बाद है और हम तुझे सरप्राइजली आने वाले थे। हमें पता था यदि हम नहीं आएंगे तो तेरा चेहरा पूरी शादी में उतरा रहेगा और हम अपनी प्यारी सी जान को मायूस थोड़ी न देख सकते थे। तभी रावी नम आंखों से बोली, तुम सबको कैसे पता कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ? ये सुन आदित्य उसे देख बोलता है, तुम सब दूर जरूर था पर मुझे हर किसी की खबर है। ओके। ये सुन रावी को बहुत खुशी होती है कि दूर रहने के बाद भी उसका दोस्त उसे याद किया है। पर तभी वह थोड़ी हैरान होकर पूछती है, तुम सभी इतने दूर हो, तुमको हम लोग की खबर सारी है, ये कैसे? मैं तो अभी अभी शादी की बात बताई और सनाया को भी नहीं पता था। ये सुनते ही तीनों शांत हो जाते हैं। अब रावी को कौन बताएं कि अब आदित्य सिर्फ आदित्य नहीं था, बहुत कुछ बन चुका था जो दुनिया के नज़र से बहुत कुछ छुपा हुआ था। वहीं कुछ दिन बाद जब रावी की शादी होती है, उस समय तीनों भी इंडिया में फिर से अपनी कदम रखते हैं। शादी में सभी एंजॉय करते हैं। राघवेंद्र जी को भी पता चल चुका था कि आदित्य आया है। इतने साल बाद अपने पोते को देखने की झलक उनके अंदर एक तड़प से हो गई थी। अब तक पृथ्वी भी आदित्य से मिलना चाहते थे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रिश्ते के साथ साथ दिल में भी दूरियां आ चुकी थी। आदित्य हर किसी से अपनी दूरी बना चुका था। रावी की शादी अटेंड करने के बाद पहली बार आदित्य ने अपने बिजनेस कपड़े की बिजनेस बुटीक की शुरुआत करता है। उसकी शुरुआत या ये कहा जाए भगवान की कृपा थी कि उसके हर प्रेजेंटेशन को कोई मना ही नहीं कर पाता था। वो हर उस इंसान को अपने साथ जोड़ता गया जिसको कोई कंपनी किसी डिग्री के बिना पूछता भी नहीं था। हर किसी के काम को देख अपनी कंपनी में जोड़ता गया। शायद यही वजह था आगे बढ़ने का। वह हर वर्ग के इंसान को अपनी कंपनी में रखा, चाहे वह बुजुर्ग हो चाहे वह यंग हो, और हर किसी की दिमाग से वह आने वाले दिनों में तेजी से ग्रोथ करते गया। आने वाले 2 सालों में ही इंडिया के टॉप 5 में अपना नाम दर्ज कर चुका था। इतनी तेजी से किसी की बिजनेस को प्रोग्रेसिव होते देख हर किसी के कानों में यह बात जाने लगी कि आदित्य सिंह राजवंश काफी नाम कमा रहा है। लोग इस कंपनी से जुड़ने की कोशिश करने लगे। अपने बिजनेस में धीरे धीरे आने वाले समय में आदित्य का नाम एक बहुत बड़ा मुकाम पकड़ लिया था। धीरे धीरे आने वाले समय में जब ये बात शिवांश ओबरॉय को पता चलती है तो उसको तो एक जैसे धक्का सा लगता है। शिवांश का भी बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था पर उसका बिजनेस ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ा था। जैसा आदित्य छोड़कर गया था धीरे धीरे उसी को उसने एक बड़ा रूप में बढ़ाया था, पर आदित्य का नाम हर कोई जानने लगा था। आदित्य, वीर अर्जुन और साथ में रोहन ने मिलकर एक बड़ा सा घर खरीदा। रोहन की मिस्ट्री आने वाले एपिसोड में जरूर बताऊंगी पर अभी नहीं। रावी और मोहन भी शादी के बाद वहीं उनके कुछ पूरी पर एक घर खरीदा है क्योंकि वो हमेशा आदित्य और सभी के साथ रहना चाहते थे। ड्यूटी की वजह से भले ही वह ज्यादा साथ नहीं रहते थे, पर जरूरत पड़ने पर दोनों ही एक दूसरे के यहाँ चले जाते थे। यही इन सब की छोटी सी जिंदगी थी, पर इन सब से अलग धीरे धीरे एक एएसआर माफिया नाम का खौफ धीरे धीरे सभी लोगों में आने लगा था। पर इस चीज की पहचान किसी को नहीं थी कि आखिर यह इंसान है कौन। वही आदित्य हर तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था शिवी का पता करने में और साथ में रिद्धिमा, आन्या और कपूर फैमिली का, पर उसे कहीं पता नहीं चल रहा था क्योंकि आलोक कपूर भी कोई कम मास्टरमाइंड नहीं थे। उन्होंने भी अपना छोटा सा आशियाना बिना किसी की नजर में आए बना लिया था। यहाँ पर अपनी शुरुआत की। सभी को लगता था कि उनके कपूर बिजनेस को प्रकाश जी संभालते हैं और वो लोग यहाँ रहते ही नहीं थे। वही आदित्य शिवी के हर बार ना पता लगने पर उसका गुस्सा, रिद्धिमा के प्रति नफरत, पागलपन बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे लगता था आन्या के उसे पाने के चक्कर में शिवी का कोई पता नहीं है।
शिवी वह इंसान थी जिसके बाद उसने जीना शुरू किया था। उसने अपनी माँ के नाम, जो कि वह अपनी बेटी शिविका का रखना चाहती थी, आदित्य शिविका नाम रख जैसे अपनी माँ को पा लिया था। पर उसका ना मिलना रिद्धिमा के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। पर उसे शिवी का भी पता कैसे पता चलता कि वह ऐसी जगह पर ऐसे लोगों के बीच में थी कि वहां पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। कुछ समय बाद जब रोहन को आन्या के मिलने की खबर मिली तो आदित्य के चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान के साथ साथ दिल में एक सुकून था। जब उसे पता चलता है कि रिद्धिमा का नाम आन्या और साथ में उसकी शादी हो रही है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है, क्योंकि उसे गुस्सा इस बात का था कि रिद्धिमा अपना नाम बदलकर अपने गुनाहों को छुपा रही है और ऊपर से दूसरे से शादी कर रही है। यह आदित्य कभी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आन्या के प्रति नफरत और बढ़ती चली गई। उसे क्या पता था कि आन्या की सिचुएशन क्या से क्या हो गई है उसके ना रहने पर। आन्या की आदित्य शादी में जाकर बिना किसी को खबर लगे बंदूक के नोक पर आन्या से शादी करता है। आलोक को अच्छे से पता था कि आदित्य सिंह राजवंश एएसआर है, क्योंकि हर बार उन्होंने अपने और अपनी फैमिली को लोगों से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उन्हें यानी रिद्धिमा को एएसआर खोज रहा है। उन्होंने भी हर मुमकिन कोशिश की पता करने की आखिर यह एएसआर है कौन। जब उन्हें कुछ शक हुआ आदित्य सिंह राजवंश है तो वो उससे बचने लगे और आन्या की शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे, क्योंकि वह अपनी बेटी को उसकी परछाई भी नहीं पड़ाना चाहते थे। वही शादी के बाद वह आन्या को टॉर्चर तो करना चाहता था पर फिजिकल कभी भी टॉर्चर नहीं करना चाहता था। वो उसे डरा धमका कर शिवी की बात जानना चाहता था। पर आन्या की मासूमियत उसे लगती थी कि आन्या उसके सामने नाटक कर रही है। वही धीरे धीरे उसके चेहरा देख उसका दिल नहीं करता था, पर फिर भी नफरत बढ़ने से वह आन्या को हर मुमकिन कोशिश करता टॉर्चर करने का, पर दिल ही दिल में कहीं उसे यही लगता था कि आन्या बेकसूर है, जिसकी वजह से वह आन्या के साथ सॉफ्टली पेश भी आने लगा था। पर बीच बीच में शिवी के ना मिलने पर उसका आन्या से गुस्सा फिर से बढ़ जाता है और वह उसे किसी भी तरीके से उसे पनिशमेंट देता, पर वह उसे कभी भी फिजिकल चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शादी के दिन गुस्से और दिल से हार गया था, शायद इसी वजह से वह दूसरी बार न जाने क्यों उसके कदम सनाया की तरफ बढ़ गया और वह दूसरी बार सनाया के साथ इंटीमेट हुआ। पर अगली बार गुस्सा और नशे की हालत में उसने वह आन्या के साथ भी दरिंदगी की। पर अगले ही पल जब उसे होश आया और उसने आन्या की ऐसी हालत देखी तो वह पछताने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता था। फिर उसे आन्या के साथ रहते रहते उसे एहसास होता है कि आन्या कोई नाटक नहीं कर रही है। वह सच में पूरी तरह से उसे वीर अर्जुन हर किसी को भूल चुकी है। उसे यही लगता था कि आन्या अपना गुनाह छुपाने के लिए वो आन्या बनकर उसके सामने बेचारी बन रही है और उन सभी को ना पहचानने का नाटक कर रही है। इसी वजह से वह आन्या का टेस्ट करने के लिए जब दादी ने अपनी फंक्शन पर आदित्य को अपनी जिद की वजह से बुलाया तो वह दादी की बात को नहीं मना कर सका, और सबसे बड़ी वजह ये थी कि वह आन्या को वहां ले जाना चाहता था, क्योंकि आन्या दादा दादी हर फैमिली मेंबर से काफी ज्यादा कनेक्ट थी, उन लोगों के छाया में पली बड़ी थी। आखिर वह किसी का तो चेहरा देखकर कोई रिएक्शन देती। जब पहली बार आन्या आदित्य के साथ ओल्ड राजवंश मेंशन गई थी, जहां पर दादी के कहने पर आदित्य ने मांग भरी थी, आप सभी को रिमेम्बर होगा, पर वहां पर भी उसने आन्या को किसी को पहचानते ना देखा। इसी वजह से अब उसे पूरा तरह से यकीन हो चुका था कि आन्या अपनी याददाश्त खो चुकी है। अब उसे बस ये पता लगाना था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आन्या ने याददाश्त खो चुकी है। जब उसे याददाश्त ही नहीं है तो वह शिवी के बारे में कैसे बताती। पर उसे क्या पता था कि आन्या का तो पूरी तरह से याददाश्त उस दिन के जबरदस्ती पर ही पैनिक के वजह से लौट आई थी।
पर वह आदित्य को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो आदित्य बचपन में उसे पर जान छिड़कता था वह आदित्य की आंखों में अपने प्रति इतनी नफरत देख चुकी थी। वो उसके सामने रिद्धिमा नहीं बनना चाहती थी, वह आन्या बनकर ही उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने कभी नहीं बताया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। इस वजह से उसने अपने उस दर्द को खुद में ही समेट लिया। जब राजवंश हाउस जाने के बाद भी हर किसी को पहचान कर भी वह अपनी आंखों में ना पहचान का ढूंढ करती रही। आन्या की याददाश्त चले जाने के बाद वह कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय खुद ये भी पता करने के कि आखिर आन्या के साथ हुआ क्या है। क्यों कपूर फैमिली उसे नया नाम दिया। धीरे धीरे वह आन्या के साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगा था, पर साथ रहते रहते उसे एहसास हुआ कि जब वह आन्या से शुरू में मिला था और अब में थोड़ा बहुत अंतर था। शायद यह आन्या के याददाश्त के वापस आने के बाद वह आदित्य की ओर भी ज्यादा करीब आने लगी थी। अब वह इस डर में जीने लगी थी कि आदित्य को अगर उसकी सच्चाई पता चले तो वह उसे छोड़ देगा। इसलिए वह हर मुमकिन कोशिश करती आदित्य के करीब जाने की। उसे फिर से रिद्धिमा की झलक उसमें दिखने लगी थी, और उसे कुछ तो शक हुआ, इसलिए वह बीच बीच में कुछ पुरानी बातें कर आन्या के चेहरे को देखता, और कुछ ही समय में धीरे धीरे आदित्य से यह बात छुपी नहीं थी कि आन्या की याददाश्त वापस आ चुकी है। पर आदित्य के लिए अब ये जानना था कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई है तो वह क्यों छुपा रही है। इस बीच निया को भी आदित्य के इतने बड़े बिजनेसमैन होने का अंदाजा हो गया था। अब तो वह उसे और भी ज्यादा पाना चाहती थी। वही जब उसकी मुलाकात एक बार अर्जुन से होती है तो वह इंडिया जाने की जिद करती है। अर्जुन उसे इस बात से फुसला देता है कि वो उसका जितना इंतजार करेगी आदित्य को लगेगा कि तुम उससे सच में प्यार करती हो, नहीं तो तुम जानती हो आदित्य अगर तुम्हें नहीं अपनाना चाहेगा तो वह कभी नहीं अपनाएगा। निया भी अर्जुन के झांसे में आ जाती है। अर्जुन को ये लगता है कि यह आफत की पुड़िया यदि इंडिया में जाएगी तो खामखा का बवाल करेगी और शिवांश और आदित्य के बीच और भी ज्यादा दूरियां आएगी। यही सोच की वजह से उसने यह बात कही, पर उसे यह नहीं पता था कि वह सच में इंतजार के साथ साथ अचानक धावा बोल देगी।